हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स के बारे में अपने जो हमारा फिजिक्स के 11वीं क्लास का जो पहला चैप्टर है फिजिकल वर्ल्ड, उसको हम जानेंगे। तो मैं बात करता हूँ सबसे पहले आपका 10th क्लास में जो कुछ हमने पढ़ा। देखिए 10th क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा। 10th क्लास में सबसे पहले हमने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा। इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हमने ओम्स लॉ पढ़ा, चार्ज पढ़े, करंट पढ़ी एंड ओमिक रेजिस्टेंस पढ़े। हमने काफ़ी कुछ पढ़ा हमने, लेकिन वह हम यहाँ पर नहीं पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर बिल्कुल डिफरेंट फिजिक्स पढ़ने वाले हैं हम, जिसको मैकेनिक्स कहा गया है। और इसमें एक थर्मोडायनेमिक भी ब्रांच आती है, यानी फिजिक्स के अंदर भी कुछ ब्रांच है जिन्हें अलग से नाम दिया गया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपके फिजिक्स की। तो फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। तो साइंस वर्ड कहाँ से आया यह आपको पता है। तो साइंस वर्ड जो आया हमारा वो लैटिन वर्ड से आया। लैटिन वर्ड साइंसटा। साइंसटा का मतलब होता है नॉलेज, यानी कि जानना। तो उसके बाद बात करते हैं हम जानना, यानी जानने के लिए जो कुछ भी हम जानते हैं फिजिक्स के अंदर या किसी भी चीज़ को हम जानने की या पहचानने की कोशिश करते हैं, वो सब किसके अंदर आता है? साइंस के ही अंदर आता है। लेकिन उसके बाद अगर हम बात करें फिजिक्स की, तो फिजिक्स भी एक साइंस की ब्रांच है, जिसे हमने कहा है क्या, द फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विद द नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। यानी कि फिजिक्स के अंदर हम पढ़ रहे हैं किसको? साइंस को। लेकिन साइंस को, कौन सी साइंस को पढ़ रहे हैं? जैसे कि नेचर और नेचुरल फिनोमिना, यानी कि जो हमारे ब्रह्मांड में जो हमारी घटनाएं हो रही है, जो हमारे नेचर में घटनाएं हो रही है, हवा चल रही है, टेम्परेचर अप हो रहा है, डाउन हो रहा है, ग्लेशियर पिघल रहा है, ठीक है ना, थंडरिंग, बादल गड़गड़ा रहे हैं, लाइट बादलों के स्पार्क कर रहे हैं, बादल आपस में गड़गड़ाने से, रगड़ने से उनके अंदर से क्या निकल रहा है? स्पार्क निकल रहा है, जिसे हमने लाइटनिंग कहा है, लाइट कहते हैं, कभी कभी बिजली गिर जाती है ये भी कहते हैं कभी कभी हम। तो उसके लिए हम आपको बता दें कि फिजिक्स के अंदर हम ये सब पढ़ने वाले हैं। और दूसरी चीज़, थोड़ा फिजिक्स को हम और ब्रीफली डिस्कस करें तो फिजिक्स जो वर्ड आया है वो फिजिक्स जो वर्ड आया है वो ग्रीक से आया है, यानी ग्रीक लैंग्वेज है, ठीक है। ग्रीक लैंग्वेज में फिजिक्स को जो कहा गया है वो फ्यूजिस कहा गया है। फ्यूजिस का मतलब होता है बेटा मीन्स ऑफ नेचर। फिजिक्स का मतलब क्या होता है? नेचर। यानी कि फिजिक्स ही अपने आप में एक क्या है? नेचर है बेटा। यानी कि हम सब जो कुछ भी पढ़ने वाले हैं इसके अंदर, वो सब क्या पढ़ने वाले? नेचर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए इसके अंदर जो है शुरू से ही मानव जाति जो रही है, हमारी जो ह्यूमंस रहा है, वो अपने वर्ल्ड को जानने के लिए क्यूरियस रहा है। यानी कि वो अब हमेशा तैयार रहता है कि भाई मैं अपने वर्ल्ड को जानूँ, अपने आसपास के एरिया को जानूँ, ठीक है। सभी चाहते हैं कि हम अपने आसपास हमारी जो घटनाएं घट रही है हम उसको जानें। लेकिन अब से 400 साल पहले की अगर हम बात करें तो 400 साल पहले बेटा ये था कि ना तो आपके पास कोई ऑब्जेक्ट था कुछ पहचानने के लिए। तो बिफोर 400 years ago many people believe that they live, यानी कि 400 साल पहले लोग ये सोचते थे कि हम जहाँ रह रहे हैं वो क्या है? ब्रह्मांड का सेंटर है। लेकिन ऐसा नहीं था, वो बाद में जाके हमें पता चला। यानी कि जो ब्रह्मांड का सेंटर है वो सन है। लेकिन 400 साल पहले क्या माना जाता था? ये माना जाता था कि जो हम जहाँ रह रहे हैं, यानी कि हम जिस पृथ्वी पर रह रहे हैं, वही पृथ्वी हमारा क्या है? ब्रह्मांड का सेंटर है। लेकिन ये सब गलत था। उसको गलत ठहराया कोपरनिकस थ्योरी ने। कोपरनिकस थ्योरी ये कहती है कि जो सन है हमारा, जो ब्रह्मांड में जो गैलेक्सी में सन है, वही हमारा क्या है? सेंटर है। यानी कि वो क्या है? ब्रह्मांड का सेंटर है, सन ही सेंटर में रहता है। उसके बाद काफ़ी मत आए, बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपने अपने मत दिए, लेकिन कुछ बताते थे कि अर्थ को सेंटर, लेकिन कुछ बताते थे किसको? सन को। तो जो आखिर में आके पता चला वो सन का ही पता चला कि सन क्या है? हमारा सेंटर है। लेकिन इसके बाद काफ़ी सारी थ्योरी आई, लेकिन उनको अंदर इतना कुछ नहीं बताया गया। उसके बाद रिलेटिविटी थ्योरी आई, बहुत कुछ थ्योरी है। लेकिन 400 साल बीत गए हमारे। उसके बाद 400 साल हमारे ऐसे बीते जैसे कि ब्लिंक ऑफ आइज, आप पलक झपकते ही 400 साल बीत गए, हमें पता ही नहीं चला, ठीक है। तो कोपरनिकस थ्योरी जो थी उसके अगेंस्ट बहुत सारे लोग थे। अब हम बात करें कि इसके जो भी वहाँ पर कोपरनिकस थ्योरी दी थी उसने, तो कोपरनिकस थ्योरी को सबने अगेंस्ट किया, लेकिन
ये सच था कि कोपरनिकस थ्योरी को आगे आकर उसको प्रेफरेंस मिला कि हाँ, कोपरनिकस ने सही बताया था कि सन ही क्या है, हमारा जो सन है वही हमारा क्या है, सेंटर है ब्रह्मांड का। इसीलिए सन के चारों ओर सारे प्लैनेट्स क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो ये सब जानने के बाद अभी भी ह्यूमंस ये सोच रहा था कि हम बहुत कुछ जानने के लिए अभी बाकी है, ठीक है ना। तो ये सब जानने के लिए आगे और एक्सपेरिमेंट किए गए। तो अभी तक जो हमारे पास नॉलेज थी वो सब्जेक्टिव थी कि बस ऐसे ही मान लिया जाता था कि बस हाँ ये है तो ऐसा होगा, मतलब अगर ऐसा है तो ऐसा हो सकता है, ऐसा प्रूफ नहीं हो पा रहा था बिल्कुल। बाकी सब्जेक्ट इसलिए कह रहा हूँ मैं यहाँ पर क्योंकि जो हमारे पास ऑब्जेक्ट थे वो भी पूरी तरीके से एक्यूरेट नहीं थे, यानी कि उनकी वैल्यू एक्यूरेट नहीं आती थी। इसको प्रूफ करने के लिए कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो जाती थी। ऐसा होता था सम टाइम तो वो क्या होते थे, सही सही आ जाते थे हमारे रिजल्ट, लेकिन सम टाइम गलत गलत आ जाते थे। तो इसको दूर करने के लिए फिर फिजिक्स को आगे बढ़ाया गया, फिजिक्स को आगे स्टडी किया गया। स्टडी करने के बाद उसके अंदर कुछ साइंटिस्ट ने अलग अलग ब्रांच दी। जैसे कि सबसे पहले मैं ब्रांच पढ़ रहा हूँ मैकेनिक्स को न्यूटन मैकेनिक्स भी कहा जाता है। द थ्योरी ऑफ मोशन एंड मटेरियल ऑब्जेक्ट एट लो स्पीड, यानी कि जो थ्योरी मटेरियल या किसी ऑब्जेक्ट की हम हल्की स्पीड पर पढ़ते हैं, यानी कि उस हल्की स्पीड के कारण जो मोशन, जो ऑब्जेक्ट के अंदर जो चेंज आएंगे, यानी कि जो उसकी स्टडी करेंगे हम, जैसे जैसे हम उस ऑब्जेक्ट की स्टडी करेंगे आगे, वही हमारी क्या कहलाएगी, मैकेनिक्स थ्योरी कहलाएगी। अच्छा, ये मैकेनिक्स थ्योरी हम इसी क्लास में पढ़ने वाले हैं, यहीं पर हम इस थ्योरी को पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारा यही चल रहा है कि मैकेनिक्स क्या है। तो मैकेनिक्स को हमने बता चुके हैं आपके, द थ्योरी ऑफ मोशन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट एट लो स्पीड, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट की लो स्पीड पर जो भी हम थ्योरी करेंगे, यानी कि जो भी हम स्टडी करेंगे कम स्पीड पर, उसका वेलोसिटी हुआ, मास हुआ, ऑब्जेक्ट एक्सेलरेशन हुआ, मोमेंटम हुआ, वो सब क्या है हम इसी ब्रांच के अंदर पढ़ने वाले हैं, मैकेनिक्स के अंदर। यानी कि मैकेनिक्स को फिर दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, द थ्योरी ऑफ मोशन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट एट लो स्पीड, ठीक है। एंड सेकेंड इज थर्मोडायनेमिक इज the theory of heat, temperature and the behavior of a system of a large number of particles, यानी कि थ्योरी ऑफ हीट, यानी कि हीट की जो थ्योरी है, यानी कि जो हम अपने आसपास क्या महसूस करते हैं, जो हीट महसूस करते हैं, आग जल रही है तो हीट महसूस हो रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, यानी कि बिहेवियर ऑफ सिस्टम, यानी कि सिस्टम का जो बिहेवियर है। देखिए आपके यहाँ बर्नर होगा, बर्नर अभी शांत बैठा है, बिल्कुल ठंडा है, लेकिन हमने उसको बर्न किया तो उसके अंदर हीट पैदा होगी। अब हमने उसको फिर बंद कर दिया, यानी कि उसको जलाना बंद कर दिया। जब उसको जलाना बंद कर दिया तो आधे घंटे तक या 1 घंटे तक फिर भी क्या रहता है, वो हीट पैदा करता है, हीट उसके अंदर से निकलती रहती है। यानी कि वो सब, यानी कि हीट से रिलेटेड जितने भी टर्म्स हो गए, वो चाहे कुछ भी हो, वो जो कुछ पढ़ेंगे हम, वो क्या पढ़ेंगे, थर्मोडायनेमिक पढ़ेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद हमारी आती इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है बेटा, द थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है ना। तो यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, रेडिएशन, ये सब किस में पढ़ेंगे हम, कहाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी एक अलग ब्रांच है फिजिक्स की। मैंने बता दिया फिजिक्स हैज 5 थ्योरीज, यानी कि इसको थ्योरीज भी कहा जाता है और 5 अलग अलग इनको ब्रांच में बांट दिया गया है। लाइक फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विद द नेचुरल फिनोमिना। अब ये नेचुरल फिनोमिना अलग अलग चीज़ों में अलग अलग होते हैं, तो उनको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया गया उनके अकॉर्डिंग। जैसे मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स हमने अभी बताया आपको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म अभी बताया हम आपको। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है, इलेक्ट्रिसिटी के कारण जो भी हमें इफेक्ट दिखाई देंगे, जैसे कि हमने 10th क्लास में इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर पढ़ा था, इलेक्ट्रिक करंट, वही हमारा क्या है, वो किस ब्रांच में जाता है, वो किस थ्योरी में जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में जाता है। 10th क्लास में हमने काफ़ी अच्छे से पढ़ा। और आपने एक चीज़ और पढ़ा होगा, मैग्नेटिज्म, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी पढ़ा है वहाँ पर, फेराडे लॉ भी पढ़े हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आपने ये देखा था करंट किस तरह से चेंज होता है चुंबक के घूमने से, मैग्नेट के घूमने से। ये सब क्या कहाँ पढ़ा था हमने, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में पढ़ा था। यानी कि वो थ्योरी क्या था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। यानी कि अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो
एक लेवल के साथ पढ़ने वाले, यानी पहले मैकेनिक्स पढ़ेंगे, फिर थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ेंगे, यानी कि ये सब अलग अलग ब्रांच के साथ हम पढ़ते चले जाएंगे आगे। लेकिन हमारे यहाँ जो 11वीं में हम पढ़ने वाले वो मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक और क्या पढ़ेंगे, क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसकी रिलेटिविटी थ्योरी। रिलेटिविटी थ्योरी क्या है, ये आपको पता ही होगा, वेरी फेमस थ्योरी ऑफ फिजिक्स या वेरी फेमस थ्योरी ऑफ साइंस, बिकॉज रिलेटिविटी इज चेंज द ऑल वर्ल्ड। बिकॉज रिलेटिविटी के आने से ही हमने बहुत कुछ अचीव कर लिया था। क्योंकि देखिए रिलेटिविटी क्या क्या कहते हैं, थ्योरी ऑफ इनवेरिएंस इन नेचर एंड द थ्योरी कवरिंग द मोशन ऑफ हाई स्पीड मूविंग पार्टिकल। यानी जब ऑब्जेक्ट हाई स्पीड से मूव करता है तो वहां पर नेचर इनवेरिएंस हो जाता है, नेचर का कोई काम नहीं होता है। तब हम क्या करते हैं, रिलेटिविटी को कोरिलेट करते हैं। कैसे बताते हैं हम आपको, देखिए फॉर एक एग्जांपल है हमारे पास। वो एग्जांपल क्या है, देखिए जब हम ट्रेन के अंदर बैठे होते हैं तो हम हाई स्पीड से जा रहे होते हैं, लेकिन बाहर जो व्यक्ति खड़ा है वो हमें क्या दिखाई देता है, हमें तो क्या देता है, वो पीछे जा रहा है। हम अपनी जगह स्टेबल है लेकिन वो हमें चलता हुआ दिखाई दे रहा है ना, दिखाई देता है ना। लेकिन हम क्या है, एक्चुअल में हम चल रहे हैं, वो खड़ा है अपनी जगह। तो यानी कि उनके रेस्पेक्ट में जो हमारी मोशन है वो क्या है, रिलेटिव मोशन है। यानी कि इसी तरह से ब्रह्मांड के अंदर हम अर्थ, सन, मार्स एंड एवरी प्लैनेट्स हैव अ मोशन। तो उन सब के मोशन को जो हम पढ़ेंगे वो किस में पढ़ेंगे, रिलेटिविटी थ्योरी में पढ़ेंगे, आपस में कोरिलेट करके पढ़ेंगे। तो इस थ्योरी को भी हम 12th में आगे पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को हम 12th में जाके पढ़ेंगे। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स को हम थोड़ा थोड़ा यहाँ भी पढ़ेंगे और थोड़ा थोड़ा कहाँ पढ़ेंगे, आपका 12th में भी पढ़ेंगे। तो इसके अंदर बात करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स क्या है, द थ्योरी ऑफ मैकेनिकल बिहेवियर ऑफ सब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। यानी कि सब माइक्रोस्कोपिक का मतलब है बेटा बहुत छोटा पार्टिकल, एटम से भी छोटा पार्टिकल। यानी कि पहले इसकी थोड़ी सी थ्योरी में आपको क्वांटम थ्योरी को बता दूं, आइंस्टीन ने जो एक्सप्लेन किया था वो ये बताया था जो हमारा ब्रह्मांड है वो एक छोटे से पार्टिकल से मिलकर बना है, जिसको फोटोन कहा गया है। फोटोन क्या है, एक एनर्जी का बंडल है, उसके पास एनर्जी होती है, वो मोशन करता है, वो जहाँ भी हिट करता है वो उसको अपनी एनर्जी देकर अपना डेड हो जाता है और उसको एनर्जी देकर उसको जिंदा कर देता है, क्या ना, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, बैक स्टोरी, लेकिन हम इसका एक्सप्लेन करेंगे बाद में, क्वांटम मैकेनिक्स का बाद में जाकर 12th में। लेकिन यहाँ पर हमने आपको 4-5 ये थ्योरीज बताई है, इसी थ्योरीज पर हम क्या पढ़ने वाले हैं, फिजिक्स को पढ़ने वाले हैं। तो ये तो थ्योरीज की बात हुई। इसके बाद बात करते हैं स्कोप। फिजिक्स का स्कोप क्या है भाई, है ना भाई, जाहिर सी बात है अगर हम कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में हमें स्कोप भी तो पता होना चाहिए। अगर हमें इसका स्कोप नहीं पता तो फिर बेकार है उसको पढ़ने का, फायदा क्या है। तो सबसे पहले स्कोप के बारे में पढ़ते हैं। तो स्कोप क्या कहता है, स्कोप का मतलब है बेटा उसका कहाँ कहाँ यूज हो रहा है, ठीक है ना। तो फिजिक्स का यूज आप डेली लाइफ में डे टू डे देखते ही है। आपके आसपास लाइट जल रही है, क्या है, फिजिक्स का एक इन्वेंशन है, ठीक है ना। आप गाड़ियों से बाहर जा रहे हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान ट्रेवल कर रहे हैं आप, तो वो भी क्या है, फिजिक्स की ही देन है, ठीक है ना। आप बहुत छोटे से पार्टिकल को देख सकते हैं, किसकी देन से, फिजिक्स की देन से, क्योंकि फिजिक्स ने क्या बनाया, माइक्रोस्कोप बनाया। उसके बाद अगर हम बात करें टेलीस्कोप की, तो टेलीस्कोप भी तो फिजिक्स का इन्वेंशन है नहीं, ये बताइए। तो जब टेलीस्कोप फिजिक्स का इन्वेंशन है तो हमारा डे बाय डे यूज में हो रहा है, फिजिक्स से नहीं है, हो रहा है ना। तो यही चीज़ आपको ऑब्जर्व करनी है। ये नहीं कि अब हम बता दें आपको, न्यूटन्स थ्योरी आई, न्यूटन्स ने ये बताया कि जब एप्पल अर्थ पर गिरता है तो वो किस कारण गिरता है, तो वो कहता है अपने मास के कारण। और जब वो गिरता है तो मास की वजह से उसके ऊपर क्या लगता है, फोर्स लगता है। अब वो फोर्स क्या कहलाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है ना। तो ये सब थ्योरी है। इसी तरह से मैंने क्वांटम थ्योरी बताया आपको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की थ्योरी बताई, थर्मोडायनेमिक्स बताई, मैकेनिक्स बताया, मैकेनिक्स में मोशन के बारे में पढ़ेंगे हम। ये सब क्या है, सबको कोरिलेट कर दिया गया है, ठीक है। और आपस में एक ये बता दिया गया है फिजिक्स का स्कोप कहाँ कहाँ है। जब आप एनसीईआरटी खोलेंगे फिजिक्स का स्कोप वहाँ और डिटेल में पढ़ेंगे आप। यहाँ मैं इतना डिटेल से नहीं बता सकता बिकॉज मैं कैमरे को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। और कैमरे को पढ़ाने की वजह से
मुझे एज्यूम करना पड़ा कि कैमरा मेरा स्टूडेंट है, तो थोड़ा बहुत मिस हो सकता है, ठीक है ना। आपको समझना पड़ेगा इस तरह से, ठीक है ना। हाँ, आपके लिए भी फर्स्ट एक्सपीरियंस है, मेरे भी लिए ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है बेटा, ठीक है ना। तो आपको समझना पड़ेगा किस तरह से ये चीज़ें कोरिलेट हो रही है या किस तरह से हम इसको पढ़ा रहे हैं। तो इसके बारे में और डीपली जानने के लिए हम आगे इसको एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन उससे पहले हमने आपको स्कोप बताया, ठीक है ना। स्कोप बता चुके, यानी जितने भी फील्ड है सब में हमारा क्या होता है, फिजिक्स लगता है। यहाँ तक कि एरोप्लेन उड़ता है तो वहाँ भी फिजिक्स की थ्योरी लगती है, जिसे बर्नौली थ्योरम कहा गया है। बर्नौली थ्योरम की वजह से ही एरोप्लेन उड़ते हैं, आंधी तूफान में छप्पर उड़ जाते हैं, ये सब क्या है आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना। अभी फिलहाल हमें इसको सिर्फ इंट्रोडक्शन देना है, चैप्टर की इंट्रोडक्शन क्या है। इसकी मेन चीज़ ये थी, आप इसका स्क्रीन शॉट लेकर नोट कर सकते हैं, और जहाँ आपको दिक्कत हो वहाँ आप मुझे मैसेज में बता सकते हैं। नोट करने के लिए स्क्रीन शॉट ले लीजिए प्लीज़। ओके, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, नेचर में फंडामेंटल फोर्स कितने हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं नेचर में फंडामेंटल फोर्स कितने हैं। देखिए अभी तक हमने पढ़ा फोर्स के बारे में, तो फोर्स हमने 8th क्लास में ही पढ़ा है, 9th क्लास में ही पढ़े फोर्स के बारे में। तो फोर्स के बारे में हम पढ़े, अलग अलग टाइप के फोर्स होते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, अलग अलग नाम दिया गया है। लेकिन यहाँ पर हम कॉन्टैक्ट नॉन कॉन्टैक्ट भी पढ़ेंगे, लेकिन कुछ अलग से पढ़ेंगे। यानी कुछ अलग से क्या, फोर्स को बहुत सारे नाम दिए गए हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये 4 फंडामेंटल फोर्स हैं हमारे, इनके बारे में हम पढ़ेंगे, और इन्हीं के अंदर ही सारे फोर्स आते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं किसकी, फंडामेंटल फोर्स की। तो लिख दे तुम्हें फंडामेंटल फोर्स। फंडामेंटल फोर्स इन नेचर। देखिए सबसे पहले फंडामेंटल फोर्स इन नेचर में हमारा क्या आता है, ग्रेविटेशनल फोर्स आता है। तो मैं नोट करोगे सारे नेम पहले, फिर बाद में उनको एक्सप्लेन कर दूंगा। सबसे फर्स्ट नंबर क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। या आप 9th क्लास में भी काफ़ी अच्छे से पढ़ चुके हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, न्यूटन यूनिवर्सल ग्रेविटेशन में पढ़ चुके हैं। 9th क्लास में एक टॉपिक था यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, ठीक है ना। वहाँ पर आप पढ़ चुके हैं ग्रेविटेशनल फोर्स को, जिसको न्यूटन ने एक्सप्लेन किया था। सेकंड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, फोर्स। एंड थर्ड इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। एंड फोर्थ इज वीक न्यूक्लियर फोर्स। चलिए सबसे पहले बात करते हैं, हाँ 4 फोर्स मैंने लिख चुके हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्चुअल में है क्या, इट इज अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है ना। यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली ऑन अट्रैक्शन फोर्स है। अब वो फोर्स क्या पढ़ा था हमने, द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ये हम पढ़ चुके हैं। फिर से यहाँ पर दोबारा से रिवाइज करते हैं।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बाद में डिस्कस करेंगे, पहले कि क्या कर लेते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स लिख देंगे यहाँ पर, इट इज अ attraction force. Newton says this force is between two object and the value of this force is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them. Means the force is directly proportional to m1 into m2. If mass of the object is r's m1 and m2, then F is equal to m1 into m2 and second is क्या था, उनके बीच डिस्टेंस 1/r²। मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट क्या है, एक ऑब्जेक्ट ए है, मास क्या है इसका m1 एंड एक ऑब्जेक्ट क्या है बी है, मास क्या है इसका m2 एंड डिस्टेंस बिटवीन r। तो इन दोनों के मास के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल उनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो यहाँ पर आप बात करते हैं आगे इन दोनों को ऑन कंबाइनिंग। जब हम इसको कंबाइन कर लेंगे तो F इज प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा, m1 m2 अपॉन r²। यहाँ आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है आ जाएगा। F यहाँ से हटाएंगे, जब प्रोपोर्शनल हटाते तो कांस्टेंट आता है m1 m2 अपॉन r²। यही हमारे सॉरी तो ये ऑन कंबाइनिंग F प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r² एंड यहाँ पर F इज इक्वल टू क्या आ जाएगा G m1 m2 अपॉन r²। ठीक है, किस तरह से हमने आपको बताया आपको कि फोर्स क्या होता है दो ऑब्जेक्ट के बीच में, G m1 m2 अपॉन r²। ये बेटा r² है, r2 नहीं है यहाँ पर, ये ध्यान देना, यहाँ पर ये क्या है r² है, ठीक है ना। तो अब आज के लिए इतना ही, एक बार और रिपीट कर रहा हूँ मैं। ग्रेविटेशनल फोर्स इट इज अ अट्रैक्शन फोर्स, दिस फोर्स इज बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, द value of this force is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them। इस बेस पर जैसे ही हमने बताया फर्स्ट पॉइंट क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। तो फर्स्ट ये आ चुका है, इसे इक्वेशन 1 भी दे सकते हैं हम,
ठीक है ना, एंड इक्वेशन 2 इसे दे देंगे, और उनके बीच के डिस्टेंस के बारे में हमने बताया आपको क्या, इन्वर्सली स्क्वायर ऑफ प्रोपोर्शनल होता है 1/r² ऑन कंबाइनिंग दिस f प्रोपोर्शनल टू m1 n2 अपॉन r², एंड जब प्रोपोर्शनल हटाते हैं, ये हमने आपको बताया था एक बार, जब हम कोई प्रोपोर्शन हटाते हैं तो वहाँ पर एक नई क्वांटिटी पढ़ते हैं, वो नई क्वांटिटी क्या है यहाँ पर, जी क्या है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है, जिसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी कहा जाता है, ठीक है ना। जगह नहीं है बोर्ड पर, लिखने के बाद में, ठीक है ना। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही काफ़ी, और इसके बारे में थोड़ा और कल पढ़ेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है, इसकी रेंज क्या होती है, ये सब हम कल पढ़ेंगे इसके बारे में। ओके, फिलहाल इसको नोट कर लीजिए, ठीक है ना।